हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th के ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास पॉलिटिकल साइंस भी है तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार और इस बार भी उस आने के चांसेस है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज की वीडियो में। वैसे मैं बता दूँ कि क्लास 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस की दो बुक्स है, जैसे कि आपको पता ही है। देन फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक। जो सेकंड बुक है वो स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, उससे रिलेटेड है, जिसमें आज़ाद भारत के बारे में जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बताया गया है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सेकंड बुक जो आपकी है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और इस बार आने के चांसेस भी हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्ज़ाम में वो कई बार आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो इस बार भी वो रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा बनता है जो कई बार पूछा गया और इस बार भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष मतलब भारत के सामने राष्ट्र निर्माण के संबंधी किन्हीं तीन चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको कठिनाइयाँ बतानी है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ भारत ने उठाई है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में ना दो तरीके से पूछ सकता है लेकिन आंसर एक ही होता है। 1947 में भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए। मतलब भारत और पाकिस्तान जो था, भारत पहले पाकिस्तान भी भारत के अंदर शामिल था लेकिन अब भारत के क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए, एक तो भारत के लाया और दूसरा पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हुए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। हम बस भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, क्या क्या हुआ था वो जानेंगे। अथवा देखो इस क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकता है वो, 1947 में भारत में हुए 1947 में हुए भारत के विभाजन के किन्हीं दो कारणों का आकलन कीजिए। इस विभाजन के किन्हीं चार परिणामों की व्याख्या कीजिए। वही आपको लिखना है, बस इसमें परिणाम पूछा गया है वही आप लिख सकते हो। ठीक है, कारण भी पूछे गए हैं, कारण अगर आपको पता हो तो आप वो डाल सकते हो। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपना सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 2004 के आम चुनाव तक मतदान के तरीके में क्या क्या बदलाव आया। ठीक है, मतलब बात की जा रही है कि 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ था और 2004 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो बताना है आपको कि क्या क्या बदल चुका था। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि भारत धीरे धीरे क्या हो रहा था, विकसित मतलब विकासशील की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, पहले तो बिल्कुल नहीं था, विकास तो हुआ ही नहीं था जब अपना भारत क्या था, गुलाम था। फिर उसके बाद जैसे ही आज़ाद हुआ तो भारत ने कई तरीके की पंचवर्षीय योजना भी अपनाई। ठीक है, कृषि संबंधी, उद्योग संबंधी, बाकी कई तरीके की। तो बताना है कि 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ था तो मतदान कैसे कराया गया, फिर धीरे धीरे कौन कौन से तरीके हमने अपनाए। ठीक है, लॉटरी विधि भी अपनाई थी चुनाव के लिए और 2004 में तो वोटिंग मशीन आ चुकी थी। ठीक है, तो ये सब बताना है आपको इसके अंदर। बाकी फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में पहले चुनाव करवाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का वर्णन कीजिए। यह चुनाव किस सीमा तक सफल रहे। ठीक है, सफल रहे आएगा। फोर्थ क्वेश्चन था ये अपना। देन फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है और इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इस बार भी आ सकता है और ये 6 मार्क्स का आता है ज़्यादातर। ठीक है, भारत के प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब 3 आम चुनाव हो चुके थे लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या हो रही थी, सत्ता में आ रही थी। हर बार पार्टी तो बहुत सारी थी लेकिन हर बार कौन जीत रहा था, कांग्रेस। ठीक है, और आज़ादी से पहले भी कांग्रेस का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है और आज़ादी के बाद 3 जब आम चुनाव हुए तो भी कौन जीत रहा था, कांग्रेस जीत रही थी। ठीक है, बाद में इंदिरा गांधी की वजह से जो कांग्रेस है वो ख़राब हो गई थी क्योंकि इसने पहले वादा किया था फिर उसके बाद अपने वायदे से मुकर गई थी। वो वाले चैप्टर तो बाद के हैं लेकिन हम ये स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, तो इसमें हमें बस ये बताना है 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के 3 कारण बताने हैं कि किस वजह से कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व 3 आम चुनावों तक रहा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, भारत में विरोधी दल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। विरोधी दल मतलब अपोजिशन जो पार्टीज होती है, जैसे कि एक की तो पार्टी बन गई आज, जैसे कि अगर हम बात करें मोदी जी की पार्टी है जो भारत बीजेपी, एक तो बीजेपी पार्टी है और गठबंधन की सरकार है मोदी की। ठीक है, वैसे
तो एक बीजेपी पार्टी मिक्स है और रजक भी इनके साथ मिक्स है। तो बीजेपी को छोड़कर देखो, बीजेपी अभी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टी है जिन्होंने सत्ता नहीं बनाई है। तो जितनी भी पार्टी है जो चुनाव में खड़ी तो होती है लेकिन जीत नहीं पाती, तो वो क्या होगी, विरोधी दल। तो विरोधी दल की भूमिका बतानी है कैसी होती है, क्या होता है, ठीक है। जो जो मतलब कि पार्टीज सरकार नहीं बना पाई तो उनका क्या रोल होता है भारत की राजनीति में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसका सिंपली क्या हो सकता है। मान के चलो जैसे कि हमें अभी पता है कि बीजेपी की सरकार बनी हुई है, ठीक है। बाकी जिनकी सरकार नहीं बनी हुई है ना, तो वो क्या होगा, अगर बीजेपी कोई भी ऐसा नीति या कार्यक्रम बनाती है या लागू करती है जो जनता के हित में ना हो, तो अपोजिशन पार्टी या विरोधी दल क्या कर सकता है, उसका विरोध कर सकते हैं और जनता के सामने उसको ला सकते हैं कि इस तरह की नीति से जनता पर इस प्रकार का असर पड़ सकता है। तो ये जो नीति किसने बनाई है, बीजेपी ने बनाई है। तो विरोधी दल क्या कर सकते हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर हम करें, विरोधी दल ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है उसको हटाकर हम अपनी सरकार बना ले। तो इसलिए ना, जो भी सरकार अगर घोटाला करती है तो उसको ना दिखाने का काम, मतलब जनता के सामने उसको दिखाना, ये विरोधी दल की भूमिका होती है। और भी इसमें बहुत सारी है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में विरोधी दल की भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 47 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो किसको लेकर थी, कृषि को लेकर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो उद्योगों को लेकर थी। इसमें कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। चार अंतर भी आ सकते हैं, तो इसको आप, ये आपकी सपोर्ट मटेरियल है, उसके अंदर भी इसका आंसर दे रखा है। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में कोई 2 अंतर बताइए। 2 आपको याद नहीं करने, आपको 4 या 5 याद करने, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको 2 अंतर याद नहीं करने, इसके 4 अंतर आप याद कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हरित क्रांति क्या थी, ठीक है। और हरित क्रांति की 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों की समीक्षा कीजिए। हरित क्रांति वही है जो 1960 के दशक में आई थी, ठीक है, जिसको MS स्वामीनाथन लेकर आए थे अपने भारत में, ठीक है। हरित क्रांति से ना, ये जो क्रांति थी वो हरित क्रांति मतलब है कृषि से संबंधित थी, ठीक है। भारत में अकाल, सूखा वगैरह ये सब पड़ गया था, तो बाद में ये क्रांति लाई गई थी जो MS स्वामीनाथन लेकर आए थे, ठीक है। बट इसका ना एक इम्पैक्ट ये पड़ा, इससे ना क्या हुआ था, सकारात्मक प्रभाव तो ये पड़ा कि गेहूं की खेती ना बहुत ज़्यादा होने लगी थी, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गेहूं में अपना देश सबसे आगे हो गया है। और दूसरी अगर हम नकारात्मक की बात करें, तो नकारात्मक ये था कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, शहर हैं, लेकिन इसका प्रभाव केवल ना कुछ ही एरिया में देखने को मिला, ठीक है। और हरित क्रांति से ना फ़ायदा कैसे हुआ था, देखो सरकार ने पहले क्या किया था, डिसाइड किया, जब 1960 के दशक में क्या पड़ रखा था, सूखा, अकाल या फिर बहुत गंभीर स्थिति बन चुकी थी भारत की, क्योंकि भारत जो है ना 2 युद्ध कर चुका था 1960 के दशक में। एक तो 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो उसकी स्थिति और ख़राब हो गई भारत की। फिर 65 में क्या हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। लेकिन पाकिस्तान के युद्ध में, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था ना, तो भारत जीत तो गया था, लेकिन 62 में जो युद्ध हुआ था उसमें चीन के साथ जब भारत की लड़ाई हुई थी तो चीन जीत गया था, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बताया था, देखो 1960 के दशक में हरित क्रांति आई सबसे पहली बात, और ये कौन लेकर आया था, MS स्वामीनाथन लेकर आए थे। और अगर हम बात करें कि भारत की स्थिति कैसी थी, तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, जिसमें चीन जीत गया और भारत की जो स्थिति थी और ज़्यादा ख़राब हो गई। और 1965 में 2-3 साल बाद दोबारा क्या हुआ था, भारत का युद्ध हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन के साथ जब भारत का युद्ध हुआ, तो अब क्या है, पाकिस्तान ना अगर भारत के साथ युद्ध करेगा तो कौन जीत जाएगा, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो 1965 में हुआ था, उसमें भारत की विजय हुई, लेकिन भारत को कई तरह की स्थिति का या चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। एक तरीके से भारत जीत तो गया था पाकिस्तान के युद्ध में, लेकिन भारत की स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती चली गई, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भारत का भी नुकसान हुआ था भारत पाकिस्तान के युद्ध में। फिर क्या हुआ था, अपनी जो थी हरित क्रांति आई, जो MS स्वामीनाथन लेकर आए थे। तो पहले सरकार ने क्या करा, फैसला किया कि सबसे पहले हम ना उन एरिया में लगाएंगे हरित क्रांति, उस एरिया में लेके जाएंगे जहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है, और जहाँ के किसान समृद्ध नहीं हैं, मतलब कार्य करने में कार्य सही से नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर जो पिछड़े इलाके हैं ना, वहाँ पे वादा किया था वहाँ पे लेकर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जब लेके गए तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर
सरकार ने अपनी नीति में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। सरकार ने फैसला किया कि अब हम उन जगह पर हरित क्रांति का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर किसान क्या समृद्ध है और सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध है और भूमि उपजाऊ है। ठीक है, जिससे क्या होगा, कम समय में ना जल्दी से क्या हो सकता है, खेती या फिर हरित क्रांति की वजह से हमारे भारत की स्थिति को सुधारा जा सकता है। फिर जैसे ही सरकार ने अपनी नीति बदली और उसके बाद हमें हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को भी मिला, लेकिन इसका प्रभाव केवल कुछ एरिया में देखने को मिला था। ठीक है, हरियाणा, पंजाब हो गया, इन सब एरिया में देखने को मिला था। बाकी अगर हम बात करें, कुछ एरिया जो थे वो इससे वंचित रह गए और हरित क्रांति से केवल कुछ फसलों को ही क्या हुआ था, लाभ हुआ था। जैसे गेहूं की फसल की पैदावार ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, चावल की फसल जो थी वो उसमें भी ज़्यादा होने लगी थी। तो इस तरह के प्रभाव आप इस क्वेश्चन नंबर 8 में लिख सकते हो। ठीक है, ये 6 नंबर का आपका आ सकता है या 4 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, अब 9वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 9वें क्वेश्चन में बोला गया कि भारत की विदेशी नीति के किन्हीं 4 सिद्धांतों का आकलन कीजिए। भारत की विदेशी नीति के 4 सिद्धांत बताने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके किन्हीं 4 घटनाओं का वर्णन कीजिए। 65 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें 4 प्रमुख घटनाएं बतानी है, कौन कौन सी हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, भारत की परमाणु नीति की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। परमाणु नीति के बारे में क्वेश्चन जो है ना, ये परमाणु नीति वाला जो चैप्टर है इसमें से बस यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1960 के दशक में को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था ना, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है। अभी हम हरित क्रांति वाला पढ़ रहे थे, वो भी तो हरित क्रांति कब आई थी, 1960 के दशक में ही आई थी, 66 में या 67 में आई थी। ठीक है, और 1960 के दशक को, क्योंकि भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण थे, और क्या था, अपना सूखा वगैरह पड़ गया था भारत के अंतर्गत। ठीक है, फिर हरित क्रांति लाई गई थी। लेकिन खतरनाक दशक बताना है हमें, क्योंकि इसमें अगर अच्छा ही करेंगे तो खतरनाक दशक तो होगा नहीं, बढ़िया दशक हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत की राजनीति आया राम गया राम का क्या तात्पर्य है। ये जो है ना दल बदल से रिलेटेड है, आया राम गया राम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में ना आपको आया राम गया राम के बारे में एक बार पढ़ना है। एक बार आप इसको सपोर्ट मटेरियल से ही पढ़ सकते हो, उसमें आया राम गया राम का एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसे पढ़ोगे ना तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने बताया गया कि आया राम गया राम का क्या मतलब है। अगर आया राम गया राम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना, आया राम गया राम ये वर्ड मिलता है, ठीक है, जो लिखा हुआ है, तो आपको एक ही जो सपोर्ट मैटर में इसका सॉल्यूशन दे रखा है वो लिख सकते हो बस। ठीक है, बस आया राम गया राम याद रखना। इसका मतलब पूछा जाए या इसके बारे में कुछ भी पूछा जाए ना तो आपको इसकी डिटेलिंग बतानी है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, 1975 में भारत में आपातकाल लगाए जाने के किन्हीं 6 कारणों का परीक्षण कीजिए। मतलब भारत में 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया था वो आपको बताने कोई कारण 6। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला अगर एग्जाम में नहीं आता तो इसके नेक्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ वो जरूर आएगा। तो जो 14th क्वेश्चन है और 15th क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको एक ना एक तो देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ये गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1975 में घोषित आपातकाल जो किसके द्वारा लगाया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, आपातकाल के किन्हीं 3 परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। इसमें परिणाम बताने, उसमें कारण बताने थे। ठीक है, वो क्यों लगाया गया और लगाने के बाद परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकले, वो बताना 15th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जन आंदोलन क्या है, महिलाओं से संबंधित किन्हीं 3 मुद्दों की व्याख्या कीजिए जिनसे उनमें सामाजिक जागरूकता पैदा हुई। तो जन आंदोलन के बारे में लिखना है, देन महिलाओं से रिलेट करना है इसको। जन आंदोलन के अंदर महिलाओं की भूमिका बता दोगे तब भी चल जाएगा, और कोई 3 मुद्दे बताने आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 से चला आ रहा है। देखते हैं, अयोध्या विवाद क्या है, व्याख्या कीजिए। अयोध्या विवाद के बारे में आपको लिखना है, और इसके बारे में थोड़ी सी इसके बारे में डिटेलिंग भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 1980 के अंत के वर्षों में, इसमें पूछा जा रहा है 1989 से लेकर 1992 तक की बात होगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। 1980 के दशक में बोला गया ना, तो अंत के वर्षों में, तो आपको लिखना है 1989 से
1992 तक, ये वाला भी इसमें लिखा हुआ आ सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना 1980 के अंत के वर्षों में, तो इसकी जगह ना ये भी आ सकता है 1989 से 1980 और 92। ये इसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था में 4 प्रमुख बदलाव आए। उपयुक्त कथन के संदर्भ में किन्हीं 3 बदलावों की परीक्षण कीजिए। ठीक है, मतलब 1980 के दशक का जो अंत चल रहा था 1989, ठीक है, उसमें राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए थे भारत की राजनीति व्यवस्था में, तो वो आपको लिखना है किन्हीं 3 बदलावों को। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति के नए दौर में राजनीतिक दल अपने विचारधाराओं के आधार पर नहीं मिलते, व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गठबंधन की राजनीति के नए दौर में राजनीतिक दल अपने विचारधाराओं के आधार पर नहीं मिलते, व्याख्या करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही, इसको किस प्रकार कार्यान्वित किया गया। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपकी सेकंड बुक के ये जो 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, तो आपके पास अभी थोड़ा सा समय है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। जो 20 क्वेश्चन है ना, इनके सॉल्यूशन निकालो, देन उसके बाद इसको पढ़ो। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।